आप इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गए। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। क्या सीखा जेल जाने से? जेल कुछ सीखने नहीं गए थे, इन्होंने जबरदस्ती भेजा था जेल। आपने देखी सर नायक? आपके फैंस बहुत कंपेयर करते हैं नायक में जो दूसरा किरदार था अनिल कपूर का, जर्नलिस्ट वाला, आज वो हम निभा लेते हैं। बार जब जा रहा हूँ मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा। बीजेपी आई एम नॉट स्कैर्ड, आई विल फाइट टिल माय लास्ट ब्रेथ। मैं ये चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ, क्योंकि हम ये ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या आप हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है आप एक के बाद एक चीजें ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। अच्छा एक चीज बताओ, हमने सारा चलो मान लो इलेक्शन के पहले किया, क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे। आप अगर ये इलेक्शन जीत जाते हो आप दोबारा सीएम फेस होगे? अब चुनाव में जाऊंगा, अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें? बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना। आतिशी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है। राघव जी की आंख का ऑपरेशन लंदन में हुआ, सत्येंद्र जी बीच में मैक्स में गए थे। आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतना हाई क्वालिटी बना दी है कि अपोलो मैक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है आप लिव कर रहे हो उस पर? हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। फिर आप लोग मोदी जी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो? आप करा दो यार प्लीज। आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करके बैठे? प्लीज करा दीजिए। आप कहेंगे इनके पैरों में पड़ो, पैरों में पड़ो। अब आप उनको टेररिस्ट कहते हो, टेररिस्ट कनेक्शन उनके हैं, तो कैसे दोस्ती करेंगे आपसे? आम आदमी पार्टी जैसे स्कूल का हुआ, कॉलेज का हुआ, या आपने पराली की बात की, या बाकी जितने भी आप इश्यूज हाईलाइट करो कि हमने किया, दैट्स पार्ट ऑफ गुड पीआर आल्सो, क्योंकि आप पर एक आरोप लगता है बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए। मैं आप इस देश में रह जाएं, मैं चैलेंज करता हूं। आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूं। जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं। श्योर? क्यों? अगर आएंगे तो कोई और पार्टी में आएंगे, आम आदमी पार्टी में नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए रह गया 19-20, वापस कांग्रेस जुड़ेंगे आप? मैं 8-9 तारीख को दोबारा एक पॉडकास्ट कर लेंगे। वो तारीख 28 दिसंबर थी साल 2013, जब दिल्ली को उसका सेकेंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर मिला। एक ऐसा शख्स जो अन्ना आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था, एक ऐसा शख्स जिसे हमने लोगों के बिजली कनेक्शन जोड़ते हुए देखा था। उनके फैंस ने उन्हें नायक की भूमिका में अनिल कपूर वाले चीफ मिनिस्टर की तरह देखना शुरू कर दिया। आज वो हमारे साथ है, नाम है अरविंद केजरीवाल जी, 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री। आपने देखी सर नायक? हाँ मैंने देखी है। अनिल कपूर आपके फैंस बहुत कंपेयर करते हैं हाँ। कि अरविंद सर जब आए तो बिल्कुल एकदम नायक वाले चीफ मिनिस्टर की तरह रहे। मुझे लगा कि नायक में जो दूसरा किरदार था अनिल कपूर का, जर्नलिस्ट वाला, आज वो हम निभा लेते हैं। ठीक है। आप बन जाइए अनिल कपूर चीफ मिनिस्टर, मैं बन जाता हूँ अनिल कपूर द रिपोर्टर। जर्नलिस्ट। हाँ। अब जब 2013 से 2025 में हम आते हैं और मैं आपकी बीती रात डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें बदल गई है। एक तो सर ने मफलर पहनना छोड़ दिया है। नहीं मफलर है, अभी यहाँ गर्मी है, बाहर कब पड़ा हुआ है। आपने सोशल मीडिया पे देखा, मतलब हम कॉलेज में थे तो लोग कहते थे कि सर ने जब मफलर पहना तो पता लग गया कि ठंड आ गई। हाँ। आपने डॉक्यूमेंट्री सर हमने आपकी देखी, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कई तरह के सवाल मेरे मन में आ रहे थे। एक सवाल तो ये था कि बहुत सारे हाई एंड लो नोट्स थे। ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई आप लोगों ने? एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा था जैसे कोई हम दोषी हैं, हमने कोई, अभी जैसे आप लोग, आपका जो आपने शुरू जो किया उससे भी एक थोड़ा सा ये लग रहा था। 2013 में जब आपने शुरू किया तब आप नायक की भूमिका थे, लेकिन अब ऐसे लगा जैसे अब आपका लेकिन अब आने वाला है। हम वही हैं, हम बदले नहीं हैं। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है, क्योंकि जो शिद्दत से, जिस देशभक्ति से और जिस ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं वो उसको हजम नहीं कर पा रहे। वो एक नई किस्म की राजनीति इस देश को दे रहा है, तो ना कांग्रेस और ना बीजेपी उसको काउंटर कर पा रहे हैं। तो इन्होंने मिलके डिसाइड किया कि इनको बदनाम करो, इनको कीचड़ फेंको इनके ऊपर। कुछ तो कीचड़ चिपकेगा, जब रोज़ आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा कुछ तो कीचड़ चिपकेगा। तो इन्होंने बार बार बहुत कीचड़ फेंकने की कोशिश की। तो पिछले 2 साल की जो कहानी है वो यही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता टूटे नहीं। बहुत बड़े ऑनस्लॉट का, हमले का हम लोगों ने सामना किया है
शायद दुनिया तो नहीं कहूँगा, भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा राजनीतिक हमला किसी पार्टी ने या किसी नेता ने इस किस्म का बर्दाश्त नहीं किया जितना हमारे ऊपर हुआ। आप इंडिया के पहले लेकिन- सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गए। जो जेल गया और बिना सबूत के, बिना कुछ नहीं है उन लोगों के पास। बार बार सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना साहब ने बोला, टिप्पणी की थी कि ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा अदालत, निचली अदालत में, ट्रायल में। इस स्टेटमेंट के बाद तो इस केस में कुछ रह ही नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा, जस्टिस संजीव खन्ना ने हेयरिंग के दौरान ये टिप्पणी की थी, जो कि अगले दिन हेडलाइंस के सारे अखबारों में हेडलाइंस छपी थी। तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकल षड्यंत्र था, जो हमें बदनाम करने के लिए और हमारे काम को रोकने के लिए और इस नई राजनीति को ख़त्म करने के लिए किया गया था। नहीं सर, लेकिन जैसे मुझे आपने- खुशी है जी। कि इससे हम बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक फैमिली के रूप में बन के निकले हैं। नहीं, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है कि आप मतलब 4 बड़े मंत्री एक साथ जेल में हो और उस जेल में हो जिसके मालिक भी आप हो। बड़ा शॉकिंग था ये हमारे लिए जानना कि तिहाड़ के मालिक आप हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में जा। अंग्रेज़ों के ज़माने में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त थी। आज़ाद भारत के अंदर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त नहीं है। अब मेरे जहन में इस ख्याल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि मैंने कल डॉक्यूमेंट्री में एक सीन देखा, मनीष जी ने कहा कि बीच में एक दीवार थी, इधर आप थे। फिर मैंने आपको सुना कि आप कह रहे थे कि मैं टूट रहा था, कमज़ोर हो रहा था। फिर मुझे लगा यार वो तो 1.5 साल से। कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गए, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो जितने काम हम कर पाए शिक्षा में, जो हमने शिक्षा में काम किया है, वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। और गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी है। दिल्ली में 18 लाख बच्चे स्कूल में हैं। उन बच्चों का भविष्य बना है। पहले वो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे। अब वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार एजुकेशन है, उनको भविष्य मिला है। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते तो ये जर्जर व्यवस्था चलती रहती। अभी इस चुनाव में ही देख लो, मैं जब जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर दिए इसलिए वोट दो। वो बस गालियाँ देते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। तो ये गालियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। ये तो इनकी सेटिंग है। बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी को देती है। 5 साल ऐश करते हैं, 5 साल पैसे उड़ाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव में आ जाते हैं। इन्होंने देश के लिए थोड़ी कुछ करना है। तो हमने राजनीति के अंदर नई लकीर खींची है। सारे चैनल जी शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ चैनल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। इन सारे चैनलों ने, इन सारे एंकर्स ने, इन सारे तथाकथित पत्रकारों ने हमें भ्रष्टाचारी, मेरे को, मनीष सिसोदिया को, आतिशी को, राघव चड्ढा को, हम सब लोगों को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, सबको भ्रष्टाचारी साबित करने में, कहने में, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही तो इनका मकसद था। तो ये सारे जितने कह रहे हैं ये तो इन्हीं के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, बीजेपी के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वो जो आपको छोड़ कर गए वो भी अब बन गए हैं। उनकी क्या मजबूरियां हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ उम्मीद है, किसी को कुछ उम्मीद है। मैं किसी पे इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर जनता ये मानती, जब मैं बाहर आया तो जनता के बीच में गया, मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया, जनता ने बहुत वेलकम किया और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ तो अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन, जेल का जवाब वोट से देंगे। आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। चुनाव की हार या जीत कोई एक चीज़ साबित नहीं करती।
ये लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं और कैसे चुनाव जीतते हैं, ये तो दिल्ली के चुनाव ने इनको एक पूरी तरह से एक्सपोज करके छोड़ दिया। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में वोट कटवाने की कोशिश की, हमने इनको काटने नहीं दिए। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्जी वोट बनवाने की कोशिश की, हमने इनको बनाने नहीं दिए। तो ये कैसे चुनाव जीते हैं। अब खुलेआम मैं सोचता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। इस देश की जनतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़े। एक कंट्रीब्यूशन है, आपको याद है एक ज़माना ऐसा था जब अगर कोई एमएलए बिकता था तो लोग थू थू करते थे कि गंदा आदमी है। खरीदने वाले पे भी थू थू करते और बिकने वाले पे भी थू थू करते थे। वो भजनलाल जी के टाइम का दौर था, आया राम गया राम। उस दौर में लोग थू थू करते थे। अगर कोई सरकार गिरा दे एमएलए खरीद के तो अगली बार वो बनती नहीं थी। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। अब एमएलए खरीदना और बेचना चाणक्य नीति कहते हैं आप लोग। पत्रकार उसको, चैनल वाले उसको, एंकर्स उसको, एडिटर्स उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं उसको। तो दूसरा, इस चुनाव के अंदर जिस तरह से खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, रोज़ बट रहा है दिल्ली के अंदर, रोज़ पैसा बट रहा है, रोज़ जैकेट बट रही हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, कंबल बट रहे हैं, राशन बट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वोट खरीदे जा रहे हैं, खुलेआम खरीदे जा रहे हैं, पुलिस आके धमका रही है, कुछ नहीं हो रहा। इसको भी अब ये नॉर्मलाइज कर देंगे। आप जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही। एक मिनट जी, इसको भी इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया। एमएलए खरीदिए बेचिए, उसको नॉर्मलाइज कर दिया। वोट पैसे से के दम पे खरीदिए और सामान बांटिए। चुनाव आयोग को तो खैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव आयोग को हमने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग कहता है इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई गवाह नहीं है। आपने फिल्म देखी है, कई फिल्मों में दिखाते हैं सरेआम सड़क के ऊपर मर्डर कर दिया जाता है, वहाँ बहुत सारी जनता होती है और कोई गवाह नहीं होता। अब चुनाव आयोग का भी वही हाल हो गया। चुनाव आयोग, कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। अरे सारे टीवी चैनल खुलेआम, वो आदमी जो पैसे बांट रहे हैं, जो इनके नेता पैसे खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं कि हाँ मैंने बांटे। चुनाव आयोग कह रहे कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया। कहाँ जा रहा है हमारा जनतंत्र? कोई चिंता है किसी को? मैं ये सारे टीवी चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारा भी है, तुम्हारे बच्चों को भी यहीं रहना है। या तो आपने तय कर लिया, आज देश छोड़ छोड़ के बहुत लोग जा रहे हैं, या तो आपने तय कर लिया आप अपने बच्चों को विदेश भेज दोगे और फिर इस देश की ऐसी तैसी करोगे बैठ के सारे। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपने वोटिंग को लेकर का, उससे मुझे याद आ गया। एक न्यूज़ आई थी कि शायद एसपी और आरजेडी भी आपसे सीख रहे हैं ताकि यूपी बिहार में वो प्रिकॉशंस ले सके। ये सच है? मैं सिखाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन दिल्ली के चुनाव ने पूरे देश के सब लोगों को चौकन्ना कर दिया है, बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी की अब 3 चीज़ें निकल के आई है चुनाव जीतने का, 3 फार्मूला है। वोट कटवाओ ओपोनेंट्स के, और हजारों एक बूथ पे, आप बिलीव करेंगे, एक बूथ पे नॉर्मली 1200-1300 वोट होते हैं। तुगलकाबाद का दिल्ली का एक बूथ है, वहाँ 528 वोट कटवाने की एप्लीकेशन डाली गई। सारे एग्जिस्ट करते हैं लोग, झूठे, मतलब 528 लोगों को ही दिखाए गए, शिफ्ट कर गए। जब हमने वेरीफाई किया सारे वही हैं। एक बूथ पे 13 में से 528 वोट कटवा दोगे तो चुनाव क्यों करवा रहे हो यार? चुनाव आयोग को, सारे आयोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग को, दे आर अ शेम टू दिस कंट्री। Election Commission is a blot on this country, on the democracy of India. Are you scared? BJP is. I am not scared. I will fight till my last. I will fight till my last breath. मैं ये चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ। ये मेरा मकसद नहीं है। मैं राजनीति में रहूँ, राजनीति के बाहर रहूँ, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी। देश के लिए लड़ता रहूँगा। ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं देश को खड़ा करूँगा इन लोगों, 140 करोड़ लोगों को, बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की इन कारस्तानियों के खिलाफ केजरीवाल खड़ा करेगा। आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ा इस बार अलग है। क्योंकि हम ये ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम,
आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी जीत कितनी रही है। सीट निकाल रही है? सरकार उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरे लिए देश, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चंस। people will एक question मिनट, this. नो, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। आपके लिए मैं साथ- एक जी। मिनट जी। तो जनतंत्र के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, सचेत रह के, जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर स्टेप के अंदर इनको एक्सपोज करती जा रही है, खून खौल उठता है। जो हम देख रहे हैं, हम यकीन नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर ऐसा दौर आएगा जिसमें मतलब एक विधानसभा शादरा अपने लेटर हेड पे बीजेपी ने 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। 11,000 वोट अगर कट गए, क्या चुनाव रह गया? हम 6,000 वोट से जीते थे शादरा पिछली बार। आपने अगर 11,000 हमारी वोट कटवा दिए, क्या बचेगा उसके बाद? ये तो हमने इनको एक्सपोज कर दिया, रुक गया दिल्ली के अंदर। हरियाणा भी ऐसे ही जीते हैं, महाराष्ट्र भी ऐसे ही जीते हैं। इनके पास जन समर्थन नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते। वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते, लोग वापस आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है? और नो वन इज, किसी चैनल ने दिखाया, किसी चैनल की हिम्मत है, मैं आज चैलेंज कर रहा हूं आपके इस शो के जरिए, कोई चैनल दिखा दे, अगले दिन बंद कर देंगे मोदी जी उस चैनल को। और आप कह रहे हो कि केजरीवाल नाराज है। केजरीवाल नाराज है। 140 करोड़ लोग जिस दिन नाराज हो गए ना इन बीजेपी वालों को, देश के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीज़ें ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। जैसे आपने अभी किराएदारों को लेकर ऐलान किया। एक चीज बताओ जी। जो मैंने ऐलान की है, क्या उन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ाना चाहना चाहिए? आप दो चीज देखो, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ केजरीवाल है। 12 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। केजरीवाल कहता है कि मैं गरीब सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली में घर बनाऊंगा, वो आसान किश्तों पे घर ले सकते हैं। 1 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहती है केजरीवाल ये, केजरीवाल कमीना, केजरीवाल फलाना, केजरीवाल ढिमका। हु इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी? अगर मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ना किसी देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। बिल्कुल सही बात है। बट 2000 मैंने ऐलान किया कि स्टूडेंट्स को मेट्रो के अंदर 50% कंसेशनल रेट मिलेंगे। इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आप भी करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? आप बस मेरे को गालियां दे रहे हो। आप मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछने दो सर, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेट पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा, आप सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की होती तो आईटी निकल जाता मेरा, बीटेक नॉर्मल ना होता। मेरा जो नजरिया है सर इलेक्शन को लेके, या एक कॉमन आदमी का, या जब हम आपको 2011-13 में देखते थे, सो ये लगता था कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी हटा दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेके नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किससे खुश कर लोगे। रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है, और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, ये कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी, नॉर्वे और स्वीडन में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। सर हेल्थ एजुकेशन आप भी कर दो कंप्लीटली। 1 मिनट आता हूँ ना फिर जी। तो ये फ्री भी नहीं है? नहीं, ये अच्छी चीज है। हेल्थ एजुकेशन मेरा मानना है कोर वैल्यूज है जो आप कर दो, हेल्थ एजुकेशन और जॉब दे दो। एक आप सारे पत्रकारों को कहो कि अपने अपने टीवी चैनल में बैठ के कहेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन अच्छा कर रहा है केजरीवाल, और ये फ्री भी नहीं है। एक मिनट, एक एक करके महिलाओं को बस का सफर फ्री भी है कि नहीं है? 38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। जो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भार बहुत ज्यादा हो रहा है। 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। एक दूसरा, हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। बाकी जो ऐलान हो पहले भी रहे हैं, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछले बार नहीं पूरे, इस बार क्यों, और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे आप? पिछले 10 साल में हमने काफी काम किए ना। पहला, आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके कई सारे क्वेश्चन थे। जी। आपका क्वेश्चन फ्रीबीज को लेके था। हाँ। कि फ्रीबीज क्यों? तो अभी आपने मान लिया कि भाई हेल्थ और एजुकेशन फ्री भी नहीं है। महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। मुझे लगता है सर आप एजुकेशन और हॉस्पिटल, मेरा जो अपना मानना है, एजुकेशन हॉस्पिटल दे दीजिए, जॉब दे दीजिए, बाकी चीजें लोगों को कमाने खाने दीजिए।
वो महिलाओं का बस का सफ़र फ्री भी है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से मैनेज कर सकते तो नहीं है? तो वो तो कर ही रहे हैं, पिछले 7 साल से है, तो पैसे तो मैनेज कर ही रहे हैं। अभी आतिशी जी तो गई थी फ्री भी पीएम के नहीं पास पैसे है। वो गलत खबर थी, आतिशी ने भी क्लैरिफाई कर दिया। नहीं गए थे? दिल्ली के बजट में कोई नुकसान नहीं है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो फ्री भी है। अगर पैसे आपके पास ज़्यादा है तो नहीं है? नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब आपका पैमाना है कि अगर पैसे हैं तो फ्री भी नहीं है। 3 चीजों के अलावा बाकी जितनी चीजें आ रही हैं वो लोक लुभावनी चीजें हैं। बिजली 24 घंटे कर दी हमने दिल्ली के अंदर। गुजरात में ये 30 साल से नहीं कर पाए। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं ये बिजली फ्री नहीं कर पाए, बिजली 24 घंटे नहीं कर पाए। दिल्ली में अगर 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो तो 800 रुपये का बिल आता है। गुजरात में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो तो 4400 रुपये का बिल आता है। अगर मैं अपने मिडिल क्लास के लोगों को सस्ती बिजली देता हूँ तो क्या ये फ्री भी है? आपने 2019 में भी कहा था क्या किराएदारों को मैं बिजली दूंगा 200 नहीं, आ यूनिट रहा हूँ फ्री। उस पर, किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। आप मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते जी हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड मैं नहीं पूरा हो। इंटरेस्टेड हूँ सर। नहीं हो? नहीं मैं हूँ सर। सुन भी जी, लो। जी, बात मुझे रखिए। जी, ये जी। मेरा पॉडकास्ट है, ओके, है ना? तो मेरे को सुन भी लीजिए, थोड़ा सा सुनने की भी थोड़ा हिम्मत रखिए। पूरी हिम्मत है सर। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी फ्री गुजरात के बिजली थी। कंपैरिजन में, आप कह हाँ, रहे थे। तो ये फ्री भी है। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे अब मैं बोले नहीं दे रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप अपनी बात आप बोलिए। अब आप बोलिए, मैं आपसे पूछ मैंने तो रहा अपनी हूँ बात रख दी, कि क्या एजुकेशन, ये- हेल्थ, उसके अलावा सारे और फ्री उसके बाद वो आप नौकरी सारा- दे दीजिए। वो बाकी सा- बाकी टैक्स पेयर का वो पैसा। एक मिनट, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम्म, ये कौन तय करेगा कि क्या फ्री भी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, एक चैनल तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। तो फिर अरविंद और एक केजरीवाल ने मिनट, 2012 एक में क्यों कहा था केजरीवाल कि ने जनता कहा से था- पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? नहीं, जनता से पैसा लेके जनता को रिश्वत नहीं दे रहे हैं। हम जनता से पैसा लेके 1100 रुपये नहीं बांट रहे। ये आपका हम जनता statement से है, सर। पैसा लेके हम जैकेट नहीं बांट रहे। हम जनता से पैसा लेके उनको जूते नहीं बांट रहे, साड़ियाँ नहीं बांट रहे, चुनाव के लिए कंबल नहीं बांट रहे। हम अपफ्रंट कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे। वो सुविधाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं, जनता तय करेगी। बट आपने इसको, आप जब फ्री भी बोलते हो ना, नहीं, मैं सारी पॉलिटिकल आप पार्टी मिडिल क्लास को आप- एक मिनट जी। आप मिडिल क्लास को इंसल्ट करते हो इस देश के अंदर। आज मोदी जी ने टैक्स लगा लगा के मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा मिडिल क्लास का। उनके जाके पूछो किसी मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब उस पर जीएसटी लगता है, उस पर इनकम टैक्स लगता है, उस पर पता नहीं क्या क्या टैक्स लगाते हैं। टैक्स टेररिज्म चल रहा है, और वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जब हम कहते हैं कि जनता के लिए सहूलियत क्रिएट करो, तो फिर आप जैसे लोग कहते हैं फ्री भी। ठीक है। अरे आपने लोगों को लूट लिया, वो अपने घर में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, घर में बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा, वो बिजली नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। आज अगर किसी के घर में 1 एसी है, 2 एसी है, क्या ये लग्जरी है? तो 1 एसी 2 एसी वाले अगर मिडिल क्लास फैमिली को मैंने थोड़ी सी बिजली में सहूलियत दे दी, नहीं केजरीवाल फ्री भी दे रहा कि अरे मोदी जी को कहो ना टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपने वो सारा पैसा, 2012 में वो जो आपका सारा statement पैसा, stand था, एक मिनट, वो सही था? सारा पैसा लूट के, उनका और हमारा क्या इकोनॉमिक वो है, वो सारा पैसा लूट के एक आदमी को दे रहे हैं। हम सारा पैसा इकट्ठा करके जनता को सहूलियत दे रहे हैं। इलेक्शन के पास क्यों? इलेक्शन के पहले भी बहुत किया है। बिजली अब अभी तो थोड़ी है, अब तो रनिंग गवर्नमेंट है। बिजली अभी थोड़ी है, पानी भी पहले से चल रहा है, बिजली भी चल रही है, स्कूल भी चल रहे हैं, अस्पताल भी चल रहे हैं, बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा 7 साल से चल रही है, महिलाओं का बस का सफ़र कितने सालों से चल रहा है, शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए देते हैं, वो 7 साल से चल रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं, और अब और सुविधाएँ आएंगी। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने सारा चलो मान लो इलेक्शन के पहले किया, क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे, गालियां तो नहीं दे रहे, इनकी तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे, वो ठीक है आपकी नज़र में, वो फ्री भी नहीं है। कराओ गुंडागर्दी, जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म के नाम पे लड़ाओ लोगों को, गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल फ्री भी कैसे दे रहा है? केजरीवाल को रोको। आप मेरे सामने, इसलिए सवाल मेरे आपके हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सही जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल आप मेरे सामने, इसलिए जो सवाल होंगे वो आपके लिए मैं तो होंगे। यही कह रहा हूँ, जो नैरेटिव बनाने की नहीं, कोशिश बिल्कुल की नहीं। जा रही है इस देश के अंदर,
मुझे ये लगता है कि मिडिल क्लास कहीं सर अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी नोन फॉर आरटीआई मैन, सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहा हूँ इसीलिए, मैं जवाब दे रहा हूँ इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूँ इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए। मैं आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ सर, जिस आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ। जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। आपकी हिम्मत नहीं होगी सर अखिलेश यादव से लेकर गडकरी उसमें तो आप उनसे पूछेंगे आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं कि चुस के खाते हैं। सर वो तो आपके भी लोग पूछ लेते हैं, करंट आप में बहुत है। हम सब किस्म के पत्रकारों के पास जा रहे हैं, सबको इंटरव्यू दे रहे हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं, जनतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और उनके जवाब भी देने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है। जवाब किसी को पसंद आए ना आए वो तो जनता तय करेगी। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं सवाल पूछता हूं सर, आप जवाब दीजिएगा, बाकी फैसला जनता कर लेती है। जैसे आपने भी कहा महिला सम्मान की बात, अब आपको अपोजिशन ये कहता है कि पंजाब में भी अनाउंसमेंट हुई थी, वहां डिलीवर नहीं हुआ। अभी 5 साल है। ओके, उसके पहले कर दूंगा। ठीक है, ग्रेट। मैं आपके चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ कि उसके पहले कर देंगे, चुनाव के पहले। ठीक बात है। अब जैसे एक टैक्स पेयर है, इस देश में टैक्स पेयर बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। अब नहीं, बहुत कम लोग, सारे देते हैं, सारे टैक्स देते हैं, सारे 100%। देश में 100% लोग टैक्स देते हैं। 100% लोग। अच्छा, आपने वो वाला लॉजिक आपने कहा था भिखारी भी टैक्स देता है, यही तो आपने कहा था सर, इसी पे मैंने सवाल पूछा था आपसे, आपका स्टेटमेंट था कि इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है, कोई सामान खरीदता है एक्साइज ड्यूटी देता है, फिर उसका टैक्स का पैसा लेकर आप फ्री में बांट देते हो, ये आपका स्टेटमेंट। मैंने नहीं कहा था, आप दोबारा आपकी वीडियो से सर ना, वीडियोस देखो निकाल के। मेरे को तो आज भी स्पीच याद है। मैं आपको कमेंट बता सकता हूँ, आपने एग्जैक्ट वीडियो ही निकाल लो, वीडियो चला दो अभी टीवी पे। मैंने कहा था हाथ उठाओ कौन कौन टैक्स देता है। सुंदर नगरी की बस्ती थी जी, एफ ब्लॉक था जी, एफ ब्लॉक के चौराहे पे खड़े थे हम लोग जी। सुनिए, आप सुन नहीं रहे, आप देख रहे हो। एफ ब्लॉक के चौराहे पे खड़े थे, मैंने जनता से पूछा था, मैंने कहा ये बताओ कौन कौन टैक्स देता है। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने कहा आपको पता नहीं, आप सारे टैक्स देते हो। यहाँ जितने, वो गरीब इलाका है, रीसेटलमेंट बस्ती है, तो लोगों को लगता है हम तो टैक्स देते ही नहीं, लोग इनकम टैक्स मानते हैं। मैंने कहा आप सारे टैक्स देते हो। जब माचिस खरीदने जाते हो, जब कुछ खरीदने जाते हो, उस टाइम जीएसटी नहीं होता, सेल्स टैक्स देते हो, एक्साइज ड्यूटी देते हो, ये देते हो। ये टैक्स का पैसा आपका जा कहाँ रहा है, ये कभी आपने सोचा? उन्होंने कहा नहीं, ये सारा पैसा ये नेता खा जाते हैं, हमें जागरूक होना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा था फ्री भी देते हैं आपसे लेकर। तो एक मिनट यार, आप बीच में मत काटो यार, है ना, लेट्स हैव बेसिक कर्टसी। मैं आपको नहीं काटता जब क्वेश्चन पूछते हो, आप मुझे मत काटो। तो मैंने कहा था कि ये नेता सारा पैसा चोरी कर लेते हैं, सारा पैसा खा जाते हैं, ये कहा था मैंने। आपने उसमें लास्ट लाइन चेंज कर दी कि मैंने कहा था फ्री भी देते हैं। फ्री भी से किसको तकलीफ है यार? इस देश की जनता ना पत्रकारों से ज़्यादा सियानी है। एक टीवी चैनल ने एक पत्रकार उसको लगाया सड़क के ऊपर, तो उससे कहा देखिए केजरीवाल तो मुफ्त फ्री 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 दे रहा है। तो कह रहा है पैसे खा के तो नहीं भाग रहा। मोदी जी ने तो नीरव मोदी को भगा दिया पैसे देके, विजय माल्या को भगा दिया पैसे देके, सारे पैसे इसको दे देते हैं, उसको दे देते हैं। केजरीवाल ऐसे पैसे लुटा तो नहीं रहा, केजरीवाल हमको ही तो सुविधा दे रहा है। उसमें क्या है? मैं अगर पैसे खा लेता, आपको पता है लिकर स्कैम के अंदर सबसे बड़ा स्कैंडल क्या है? पैसा कहाँ गया ये ढूंढ रहे हैं। मैं बता देता हूँ आज आपके चैनल में पैसा कहाँ है। लिकर स्कैम के अंदर एक अलाउड टू टॉक इस टॉपिक पे? नहीं, उतना मैं बोल सकता हूँ। लिकर मतलब मैं नहीं चाहता आप अंदर जाए। मैं चला भी जाऊंगा, मेरे को अंदर और बाहर से कोई, मैं चाहता हूँ बाहर रहे। नहीं, वो चिंता, आप मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता करने वाले देश के 140 करोड़ लोग हैं, उसमें मैं भी हूँ सर। मैं क्या कह रहा था? लिकर स्कैम के आप जिक्र कर रहे थे। लिकर स्कैम में एक आदमी है, एक एक्यूज्ड है, उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उसको खूब विरोध किया, उसका बेल का, बेल नहीं मिलनी चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए। फिर उसने 50 करोड़ बाई चेक उसने 50 करोड़ इनको डोनेशन दे दिया, उनके अकाउंट में जमा करा दिया। अगली बार ईडी ने उसकी बेल का विरोध नहीं किया, उसको बेल मिल गई। मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं, ये मनी ट्रेल है। जेपी नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको करो ना गिरफ्तार, पैसा तो वहाँ है। हमारे सारे बैंक अकाउंट देख लिए, हमारे सारे लॉकर देख लिए, हमारे घर पे 10-10 बार रेड हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला। तो पैसा तो वहाँ है। तो जो मैं 2002 की आप बात कर रहे हो, जब मैं जनता को कहता था, मैं कहता था पैसा इन लोगों ने लूट लिया देश का। जागो। आपको लगता है कि ये टैक्स का, आप टैक्स नहीं देते, हर आदमी टैक्स देता है। अगर 3,000 रुपये महीने भी कमाता है तो उस 3,000 में से उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता, 400-500 रुपये टैक्स दे देता है 3,000 में से।
और वो टैक्स का पैसा उसका कहाँ जा रहा है? मैं तो वो वीडियो ऐड कर दूंगा इसमें सर, गड्ढे, जो हाँ, आपका वीडियो है, क्योंकि वो सोशल पर है। हाँ, डाल लेकिन दीजिएगा। आपने उसमें लास्ट में लाइन कही थी ना, फ्री कि में आपसे लूट, अरे नहीं, आपसे लूट कर ये आप ही को दे देते हैं। ना, बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है, सोशल मीडिया सब आप हमारे वीडियोस को भी अपनी तरह से नहीं, इंटरप्रेट करते हैं। आपकी भी सोशल टीम है सर, ये वीडियो भी है, सब कुछ सोशल पर है। आप ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगर ये इलेक्शन जीत जाते हो, एक कॉमन क्वेश्चन लोगों के मन में है, आप दोबारा से सीएम फेस होगे? चुनाव, मैं जब जेल से वापस आया था तो मुझे इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा कि मेरे लिए जनता इम्पोर्टेंट है, जनता ने, दिल्ली की जनता ने मुझे सीएम बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा क्या वो मुझे बेईमान मानते हैं कि वो ईमानदार मानते हैं। अगर लोग मुझे बेईमान मानते हैं तो मैं इस कुर्सी पे कभी नहीं बैठूंगा। तो मैं अब चुनाव में जाऊंगा, अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। मैं मानूंगा कि जनता मुझे ईमानदार मानती है, ठीक है। और अगर जनता नहीं चुनती, मुझे बेईमान मानती है, तो मैं कुर्सी पे नहीं ठीक है, बट जैसे आपकी बेल की कंडीशंस है, ये कंडीशंस कोई वो नहीं है, वो तो जैसे अभी मनीष की कंडीशंस थी कि हर हट थर्सडे को, जाएगी। हर ट्यूसडे, और ये तो छोटी सी चीज़ है। पक्का? ये बीजेपी का तो यही प्रोपेगेंडा चल रहा है। बीजेपी चारों तरफ कहती है कि बेल की कंडीशन, इसका मतलब बीजेपी ने मान मतलब लिया क्योंकि आपको कि अलाउड भाई नहीं है, सरकार तो इन्हीं की बन रही है, मुख्यमंत्री सचिवालय allowed सरकार नहीं तो है। इन्हीं की बन रही है, बीजेपी ने मान लिया, देखो भाई सरकार तो इनकी बन रही है, और केजरीवाल नहीं बनेगा सीएम। तो चलो इतना तो मान लिया, बीजेपी ने मान लिया कि सरकार इन्हीं की बन रही है, तो सीएम, ये जो बेल की कंडीशंस का हवाला ले रहे हैं, तो बेल की कंडीशंस ये टेम्पोरेरी हैं, ये ऐसा कोई तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो फिर तो अच्छी बात है। बट जैसे लास्ट टाइम जब आप सीएम थे और आप अंदर थे, तो कई बार, जैसे एक बार आया था नगर निगम के स्कूलों में, तो हाईकोर्ट की टिप्पणी आ गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, जो आपको लेकर कहा था कि अगर आप नहीं साइन कर पा रहे हैं तो काम रुक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी उसके बाद। जी, जस्टिस ओका ने कहा था कि सरकार जेल से चल सकती है, उसको देख लीजिए। लेकिन फिर इश्यूज नहीं होंगे, जैसे अगर आपको मान लिया फाइल साइन करने को नहीं मिला? हाँ, सब होंगे, सब साइन होंगी फाइलें, चिंता ना करो आप। लास्ट टाइम 10 साल से केंद्र सरकार ने और एलजी ने मिलकर कितनी अड़चने अड़ाई, तरीके निकाले ना जी, सारे काम करा दिए। तो मोदी जी से स्कूल ठीक हो गए ना, अस्पताल ठीक हो गए ना, मैं दवाइयाँ आ रही हैं ना, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं ना, बिजली फ्री है ना, जेल गया तब भी बिजली फ्री रही ना, पानी फ्री है ना, महिलाओं का बस सफ़र, तो सब तरीके आते हैं, सब कर लेंगे, चिंता ना करो आप। ठीक है। वैसे फर्स्ट टाइम ऐसा था। अच्छा, आपने कोई पोर्टफोलियो क्यों नहीं लिया था? मैं एज ए चीफ मिनिस्टर वांटेड टू सुपरवाइज एवरीवनस वर्क। ओके, ग्रेट। जैसे लास्ट, मैं फिर एक बार जिक्र कर रहा हूँ, लास्ट टाइम एमसीडी में कॉपी किताब नहीं बिकी थी, गई नहीं थी नए सेशन में, तो उस पर ये टिप्पणी जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया था कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए संवाद ही नहीं अनुपस्थित रहेगा, तो वो सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष से ज़्यादा बड़ी दिल्ली है, दिल्ली की जनता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये कि कोई व्यक्ति सीएम रहे। तो अगर ये इशू आता है, आपको लगता नहीं ये इशू फिर हो सकता है? फिर मैं वो पूछ रहा हूँ, फिर मैं अगले क्वेश्चन चला जाऊंगा। नहीं, पर ये इशू कोई है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत इशू हुआ था। आपने भी, जब आपने कहा कि साल हम काम नहीं कर पाए थे 5 साल में, तो उसमें आपने 2 साल कहा कानूनी अड़चनें बहुत सारी थी। तो कानूनी अड़चनें थी, जैसे मैंने तो कहा फिर था आगे कि भी मैं, आ सकती है, क्योंकि केस तो चल रहा है सर अभी। मैं पानी 24 घंटे दूंगा, मैंने कहा था दिल्ली के घर घर तक 24 घंटे साफ पानी पहुंचाऊंगा। उसका पूरा प्लान बनाया था, वो प्लान सारा सत्येंद्र जैन ने बनाया था, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। हमने प्लान बनाया था कि हम यमुना को साफ़ करेंगे, हमने प्लान बनाया था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का बना देंगे, इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। मेरी टीम बिखर गई, इसीलिए मैं कई सारे वादे पूरे नहीं कर पाया। अब हम सारे बाहर आ गए हैं, अपने पचड़ों से निपट चुके हैं, अब ये सारे वादे पूरे करेंगे। ठीक है। एक और कॉमन क्वेश्चन आता है सर कि हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित हैं, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या पता, आप सब सर आप पर ही होते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें? बहुत सारे अपोजिशन है, राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना, कराते तो वही हैं। आप मेरे से कैसे पूछ रहे हो कि हमला क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले आप पे इतना हमला? मुझे बहुत शौक हो रहा है सर, 2013 आपने से उनसे लेकर पूछा आज तक? आपने तो इतने बीजेपी वालों के पॉडकास्ट किए, मेरे अगले 2 पॉडकास्ट बीजेपी वालों से उनसे सवाल रखे हमने। उनसे पूछना आप, मैं जरूर पूछूंगा उनसे कि सवाल। भाई आप केजरीवाल पे हमला क्यों कराते हो, दूसरों पे क्यों नहीं कराते? बट यहाँ पे करियर के स्टार्टिंग से आपका सर, प्रश्न है कि दूसरों पे भी कराना चाहिए कि केजरीवाल नहीं, किसी पे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बीजेपी वाले से पूछो, उनसे सवाल पूछूंगा मैं। वो आपको ये आपको परेशान नहीं करता? भाई परसों मेरी नहीं, ये परेशान नहीं करता आपको? मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया, तो अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि उसने पत्थर क्यों फेंका?
अब मुझे क्या पता यार वो कौन था, किसने पत्थर फेंका, ये तो फेंकने वालों से क्वेश्चन पूछो ये है कि आपसे ऐसी क्या दुश्मनी है सर? ना। उनसे पूछो, उन्होंने हम ही को जेल क्यों भेजा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। राहुल गांधी जी को भेजा, उनको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, किसी को भेजा नहीं भेजा? उनके ऊपर भी कितने मुकदमे चल रहे हैं। हमारे 5 बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, क्यों? एक रीजन ये हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का असली कंपटीशन आप है, तो डाल डाल में पात पात, सबसे अच्छा बीजेपी को आप लोग समझते हैं। बस ठीक है। आपने मोदी जी को एक जगह कह रहे थे कि उनके पाकिस्तान और टेररिज्म से रिश्ते हैं, ऐसा किसी नेता ने नहीं बोला। तो आपके स्टेटमेंट हो सकता है शायद इससे नाराज हो, या आपको इश्यूज मिल गए हो, वही या आपके जो मसले हो उनको पकड़ लिया हो, या वही बताएंगे। इसके जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो केवल हमारे नेताओं को जेल क्यों भेजते हैं। आपने सोचा ये सवाल केवल कभी? हमारे, मैं क्यों सोचूंगा, मैं काम में लगा हुआ हूँ, मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए, समाज के लिए हम कुछ कर पाएँ निस्वार्थ भाव से, यही ज़िंदगी है। अब मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पे हमले क्यों करा रहे हैं, मेरे को जेल क्यों कर रहे हैं, जो उनको करना है वो बट ये करें। बहुत वो अपनी ज़िंदगी जी रहे शॉकिंग हैं। कोइंसिडेंस है। आई वाज हैविंग अ स्टैट 2013 से। आप क्या कहना चाह रहे मैं हैं? कह रहा था आप पर इतने हमले क्यों? आपको सुरक्षित रखना चाहिए अपने आप को, और कैसे? अपने आप को और सुरक्षित रखना चाहिए। अपने आसपास की टीम को कहना चाहिए कि थोड़ा और ध्यान दें आप पे, और ध्यान दिया करो भाई सब लोग। ठीक है। क्योंकि सारे 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 14 में वाराणसी में, 16 में ऑड इवन में स्याही फेंक दी गई, 18 में सचिवालय में आप पर लाल मिर्च डाली गई, 19 में एक व्यक्ति गाड़ी पर चढ़कर थप्पड़ मार गया, 22 में गुजरात गए, वहां भी प्लास्टिक की बोतल आ गई, ग्रेटर कैलाश गए, पानी फेंक दिया गया, 25 में फिर आपकी गाड़ी पर हमला हो गया, जो आपने एलिगेशन लगाया। हालांकि बीजेपी अलग एलिगेशन लगा रही है, हम पुलिस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन ये हर साल आप पर हमले हुए, हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमले हुए। अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब चीज है, जनतंत्र के लिए खराब है। बहुत ज्यादा खराब चीज है। ठीक है, संयोग तो नहीं है ना, मतलब सर ये आपके ऊपर कि आपको पर्सनली टारगेट करने का? वो बताएंगे, आप उनसे पूछिए, मेरे से क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। 2019 में आपने केजरीवाल की 10 गारंटी कही थी, कौन कौन से वादे पूरे हो गए? 3 मेन रह गए हैं। एक रह गया ये यमुना वाला, यमुना साफ करना, एक रह गया 24 घंटे पानी देने वाला, और एक रह गया सड़कों को शानदार बनाने वाला। ये तीनों मेरे भी ड्रीम है, और मैंने जनता को बोला है कि पहले कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने जेल का नाटक किया, अगले 5 साल में ये तीनों पूरे करेंगे। पर फिर भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है। 2011 में जब आप आए थे तो विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। लगवा दिए। आप 15 लाख लग गए? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके। 15 लाख मैंने नंबर दिया था, 4 लाख लगे हैं। आपने और कहा था 4 कि लाख सीसी, उस टाइम देखिए हम गवर्नेंस में नहीं थे, एक रफ फिगर दी थी। True. लेकिन आज 4 लाख सीसीटीवी कैमरे से दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी कैमराज इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क से ज़्यादा है, लंदन से ज़्यादा है, टोक्यो से ज़्यादा है, पेरिस से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ 1860 सीसीटीवी कैमरेज पर स्क्वायर माइल है, विच इज़ हायर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। और ज़रूरत पड़ेगी और भी लगवाएंगे, लेकिन अभी मुझे बताया गया है कि दिस इज़ सफिशिएंट डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी। आपने हेल्थ को लेके कहा, अब जैसे हेल्थ पे मेरा हमेशा ये माना रहता, कोई भी सरकार हो आपको हेल्थ एजुकेशन फ्री करनी चाहिए। हमारे देश में अनफॉर्चुनेट है कि यही सबसे महंगा है। लेकिन इस बीच में जैसे एक सवाल ये आता है, जैसे आतिशी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। राघव जी की आंख का ऑपरेशन लंदन में हुआ, सत्येंद्र जी बीच में मैक्स में गए थे। आपने एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतना हाई क्वालिटी बना दिए हैं कि अपोलो मैक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है आप लिव कर रहे हो उस पर? एक आपको कहानी सुनाता हूँ मैं ग्रेटर कैलाश गया पिछले चुनाव के पहले, 2020 का जब चुनाव लड़े थे, तो 2019 में 18 में मैं ग्रेटर कैलाश गया, उनकी आरडब्ल्यू ने बुलाया। तो नॉर्मली जब चीफ मिनिस्टर आता है तो उनको सबको लगता है कि कुछ डिमांड्स अपनी रख दो। तो उन्होंने सारा भाषण के बाद फिर उनके आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट का नंबर आया बोलने का, तो उसने कहा कि सीएम साहब एक मोहल्ला क्लिनिक बनवा दीजिएगा। मैंने कहा यार आप तो इतने अमीर लोग हैं, आप तो फोर्टिस जाते हैं, अपोलो जाते हैं, मैक्स जाते हैं, आपको मोहल्ला क्लिनिक की क्या ज़रूरत है? कहते नहीं सर बनवा दीजिए। हमने एक बनवा दिया। एक दिन मैं उधर से गुज़र रहा था, और अगर मैं ये कह के किसी जगह इंस्पेक्शन के लिए जाऊँ, सीएम आ रहा है, तो सारा चीज़ें ठीक कर दी जाती हैं। सही बात है। तो मैं सरप्राइज़ इंस्पेक्शन पे गया, मैं वहीं गाड़ी रोकी और मैं अंदर घुस गया। वहाँ पे इतने उनके ड्रेस वगैरह से पता चला था, इतने अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों की महिलाएं और लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं ओवर मेडिकेशन नहीं होती है, यहाँ उतना ही दिया जाता है जितनी ज़रूरत होती है। वो कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है। मॉनिटरिंग करते हो इसकी आप? हैं? मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग करते हैं। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है उससे चार्ज चल रहे हैं? मॉनिटरिंग पे भी आएंगे।
तो उन्होंने कहा ओवर मेडिकेशन नहीं होती है, डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा है। और बोला घर से निकलते हैं सामने मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ आ जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक मतलब कॉलोनी के अंदर क्लिनिक है, अदरवाइज आपको। हमारा ग्रेटर कैलाश में एक मोहल्ला क्लिनिक बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना। 4 मोहल्ला क्लिनिक आज ग्रेटर कैलाश में चल रहे हैं। और ग्रेटर कैलाश में तो अमीर लोग ही रहते हैं। स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। स्कूल की एक क्लास में मैं गया, मैंने पूछा कि आप में से कौन कौन से बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए हैं। 10-12 बच्चों ने हाथ खड़े किए। मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि आप कौन से स्कूल में थे, कहाँ से आए हैं। कहते सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस से अगर कोई बच्चा अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में आ रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। वो फिर गरीबी के कारण नहीं आ रहा, वो हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ के कारण आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम के कारण आ रहा है। ओके, इस पे तो ये सबसे बड़ी, आप भी अपनी कैमरा टीम को लेके ग्रेटर कैलाश जाइएगा और जाके अपने से कर लो। अभी कोई और आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बिना हमें बताए हमारे 2-3 स्कूल विजिट करके आया। अगर मुझे बता देंगे तो मैं शायद एक स्कूल में आपको ऐसे में भेजूँ जहाँ सब कुछ जहाँ पे चीज़ें बेहतर हो, ठीक कर दूँ मैं आपके जाने के पहले। आप खुद ही जाइए ना हमारी दिल्ली सरकार के स्कूलों में, जाके देखिए ज़रा, उससे देश का फ़ायदा होगा शुभंकर। ये तू मैं गाली गलौज, इस राजनीति से देश का फ़ायदा नहीं होगा। ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। स्कूल एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हेल्थ है, स्कूल है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली हो गई। आप कब से रह रहे हो दिल्ली में? मैं नोएडा रहता हूँ सर। दिल्ली आ जाओ, नोएडा में बिजली जाती है। ओझा जी का जैसे जैसे आप लोगों ने ट्रांसफर करवाया है, दिल्ली नोएडा में बिजली जाती है। मेरे सोसाइटी में रहती है। आपकी सोसाइटी को मेरे को तो ढेरों नोएडा के, गुड़गांव के, फरीदाबाद के आसपास के लोग मिलते हैं, कहते हैं 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। गर्मियों में तो गई थी नोएडा में बहुत। मेरी सोसाइटी में सर रहती है, तब मैं कैसे तो या तो जनरेटर होगा अल्टरनेट। हाँ, आपकी शक्ल से ही लग रहा है। मेरी सोसाइटी में तो रहती है बिजली। हाँ, शक्ल से ही लग रहा है। तो आप तो अमीर हैं, चलो, लेकिन नहीं, हम भी आपकी तरह ही हैं। आम आदमी, आप भी एक जैकेट में ठंडी गुजार देते हैं, हम भी। की सोसाइटी जो है वो जनरेटर अफोर्ड नहीं करती जी। आम आदमी जहाँ रहता है, अगर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट किसी राज्य के अंदर लगते हैं तो ये शर्म की। 75 साल हो गए यार, और कितने साल चाहिए आपको? अभी तो मैं जनता से कह दूँ, कमेंट सेक्शन में लिख दे कि नोएडा में उनके यहाँ कितनी बिजली आती है। मेरे यहाँ तो मुझे मिल जाती है। लेकिन सर, जैसे आपने स्कूल कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 75 साल हो गए जी। 75 साल में पूरे देश में केवल एक राज्य है दिल्ली, जहाँ पे मात्र 10 साल के अंदर एक सरकार ने बिजली 24 घंटे कर दी। बाकी राज्य कितने और साल लेंगे बिजली 24 घंटे करने में? और कितने साल? और 75 साल लगेंगे क्या बाकी सरकारों को? बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को और कितने साल लगेंगे? मतलब 75 साल बहुत होते हैं यार। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान और जर्मनी दोनों ध्वस्त हो गए थे, आज कहाँ पहुँच गए? तो 75 साल में अगर हम अपने बच्चों को बेसिक्स नहीं, अपने देश में बेसिक्स क्रिएट नहीं कर पाए तो और कितने साल चाहिए? अब बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये तो हो जाने चाहिए थे अभी तक। हमें बड़ी चीज़ों की बात करनी चाहिए थी। बट जैसे स्कूल का आपने कहा, अब मैं कभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज़्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वो है मेरे। अगर आप मुझे कहते कि ये, मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। अगर हमारी कोई गलती है हम उसको ठीक करेंगे। मैंने उस तरफ, मेरे को किसी ने इस तरफ पॉइंट नहीं किया। अगर वहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर कुछ गलती है उसको ठीक करेंगे। आप भी हमें पॉइंट आउट करना कि ये गलती है, मैं ठीक करूँगा उसको। लेकिन हमारे 12वीं क्लास के आप पिछले 5-6 साल से देखें, पहले आते थे 50-50%, 60-60% रिजल्ट। अभी पिछले 3 साल पहले तो 99.7% रिजल्ट आया था। पिछले साल भी शायद 97% रिजल्ट आया, विच इज़ मोर देन द रिजल्ट्स ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स। इस साल 2000 से ज़्यादा बच्चे हमारे नीट और जेई क्लियर किया हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। नीट और जेई क्लियर करना कोई आसान बहुत बड़ी बात। जेई तो आप भी क्लियर नहीं कर पाए, है ना? हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। आपने बहुत प्यार से टॉन्ट मारा है मुझे। नहीं, मैं जानता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोबारा देंगे तो पास हो जाएंगे। उस टाइम मेरे सचिन से पिताजी मेरे गाना गवा रहे थे ना, अब मैं सही फील्ड में आ गया हूँ। ठीक है। यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत, वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़?
नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर। कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो अब आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ आप सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबारों में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ केजरीवाल खा 2023 गया? तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसकी डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार आपकी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना भी, कहाँ खर्च हुआ। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी। साफ क्यों नहीं हुई पहले ये बता दीजिए। साफ होगी, उसमें साफ क्यों नहीं हुई वो भी आ जाएगा। जी। तो यमुना में दिल्ली में 1792 है, 1792 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में मोस्टली पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं, गरीब लोग आके रहते हैं, क्योंकि डीडीए को दिल्ली के अंदर कॉलोनीज बनानी थी, घर बनाने थे। डीडीए फेल हो गया। डीडीए शुरू से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, डीडीए ने सफिशिएंट घर नहीं बनाए। दिल्ली बीइंग कैपिटल सिटी और दिल्ली बीइंग अ लिटिल प्रॉस्पेरस सिटी, बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते हैं आसपास के राज्यों से। जब वो दिल्ली आते हैं तो वो अपने लिए, मोस्टली लोग स्टूडेंट्स होते हैं या जॉब की उसमें सर्च में आते हैं। यहाँ उनको घर नहीं मिलता, तो जब घर नहीं मिलता, डिमांड है, सप्लाई नहीं थी, तो बहुत सारे कच्ची कॉलोनी मतलब इरेगुलर इलेजिटिमेट कॉलोनीज बनती गई दिल्ली के अंदर। आज एक एस्टिमेट है कि 50 से 60% दिल्ली कच्ची कॉलोनी में रहती है। उन कच्ची कॉलोनियों में, चूंकि ये इलीगल कॉलोनीज थी, हमारी सरकार बनने के पहले कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। सरकारी पैसा लग ही नहीं सकता था वहाँ, क्यों? इलीगल कॉलोनी है। ना सड़कें थी, ना पानी था, ना सीवर था, कोई फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। जिंदगी जो है वो मतलब नरक थी बिल्कुल। हमने आने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर की अड़चन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे कि यहाँ विकास नहीं हो सकता। हमने उन सारी अड़चनों को पार किया। जो अड़चनें आप छोटी मोटी अभी बता रहे थे, जब इतनी बड़ी अड़चनें पार कर ली तो ये भी कर लेंगे जो आप कह रहे हो। उन अड़चनों को पार करके 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों में विकास शुरू किया। हमने वहाँ पानी की फैसिलिटीज़ दी, हमने सारी सड़कें बन गई हैं। लगभग 1650 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछ गई है, सीवर की पाइपलाइन बिछ गई है। इन कच्ची कॉलोनियों से जो मल निकलता था डेली, सीवर निकलता था, वो नालियों में जाता था और नालियों के ज़रिए सीधा यमुना में जाता था। ये एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली में यमुना के गंदा होने का। ये सारा, अब हमने सारी कच्ची कॉलोनी में सीवर की पाइपलाइन बिछा दी है, नेटवर्क बन गया है। उस नेटवर्क से अब सीवर जो है वो, जो रह गया पार्ट, पिछले 10 साल में हमने ये सारा सीवर नेटवर्क तो बिछा दिया 1792 कॉलोनियों के अंदर। कुछ कॉलोनियाँ रह गई जहाँ पे नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ASI की कॉलोनीज़ हैं, फॉरेस्ट की कॉलोनीज़ हैं, वहाँ करीब 100 के करीब कॉलोनीज हैं। बस लगभग 1650-1700 कॉलोनी में सीवर का नेटवर्क बन गया। इस सीवर को अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे हम। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने का प्रोसेस चालू हो गया है। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं और पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उनका अपग्रेडेशन चल रहा है, उनकी कैपेसिटी 1.5 टाइम्स कर रहे हैं। तो ये सारा सीवेज अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ़ होकर फिर यमुना में डाला करेगा, तो यमुना साफ़ हो जाएगी। तो अभी काम इतना हुआ है कि सीवेज नेटवर्क बन गया है। जो एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इनकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन चल रहा है, 2-3 साल लगेंगे इसमें, और फिर यहाँ से पानी साफ़ होके जाएगा। तो आपका 7,000 करोड़, मेरे को फिगर्स नहीं पता, लेकिन जो भी पैसा अभी खर्च हुआ है वो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट का सीवेज का पूरा नेटवर्क बनाने में, और एक हमने किया है कि बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बजाय डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट, छोटे छोटे प्लांट्स हमने कई सारे नजफगढ़ की तरफ हमने लगाए हैं। आपके एक्सपीरियंस से आपका क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वो जो इस टर्म में स्वर्ग वाली फीलिंग वहाँ दिखती, जो उसको वायरल होती, झाग आता है, वो हट जाएगा? इस टर्म में कर लेंगे, इस टर्म में कर देंगे। 2013 में फर्स्ट टाइम आपने कहा था यमुना साफ करने? नहीं, 13 में नहीं कहा था, 20 में मैंने लिख के दिया। 15 में भी कहा सर? 20 में कहा था। 15 में कहा सर, वीडियो। अच्छा चलो, 15 में कहा, उसमें लड़ने की क्या जरूरत है? आपने कहा था पिकनिक मनाने जाएंगे यहाँ पे लोग, हाँ। बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे। इस टर्म में कर देंगे, इस टर्म में। एक चीज़ आपको मैंने सारा समझा दिया है, हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास पैसा है, उनके पास ना प्लानिंग। तो फिर आप लोग मोदी जी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो? आप करा दो यार।
प्लीज आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो? प्लीज करा दीजिए, एलजी साहब तो कह रहे थे कि आतिशी जी देखो Please. कितना अच्छा काम कर रही है, दोस्ती कर ली उन्होंने। प्लीज करा दीजिए, प्लीज करा कहाँ दीजिए। इश्यू फंस रहा है? ईगो क्लैश? बिल्कुल नहीं है, जो आप कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। आप कहेंगे इनके पैरों में पड़ो, पैरों में अब पड़ो। आप उनको टेररिस्ट कह देते हो कि टेररिस्ट करेक्शन उनके है, तो कैसे दोस्ती करेंगे आपसे वो? जो मेरा कोई स्टेटमेंट बता रहे हो, अब मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, मुझे नहीं पता क्या कौन सा स्टेटमेंट था और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। मैं आप चाहे बता दूंगा मैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आई डोंट वांट, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपके जो प्रश्न है ना उससे जनता का कोई लेना देना मैंने नहीं है। अरे मैंने दोस्ती केजरीवाल करवाने ने की बात ऐसा- की सर, तो आप करा दो, तो मैं तो कह रहा हूँ उसी पे बात आओ ना। तो आप ऐसे स्टेटमेंट हो तो दोस्ती कैसे होगी? अगर आप ऐसी दोस्ती कराओ कि हम उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे हम। टैंकर माफिया, एक और क्वेश्चन। 2013 के बाद आप आए, टैंकर माफिया को आपने बहुत बड़ा कहा कि ये बहुत खराब सिस्टम है, आज़ादी के बाद चल रहा है। अभी 6-8 महीने पहले देश के एक बड़े चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जहां पर दिखाया कि अगर आप 3,000 रुपए देते हैं तो पानी आप पे घर तक पहुंच सकता है, और टैंकर अभी भी एग्जिस्ट करता है। गर्मियों में लोग पीछे पीछे भागते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो पाई सर? दो आपके उसमें क्वेश्चंस हैं। जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में 50 से 60% दिल्ली पानी की पाइपलाइन से कनेक्टेड थी। 40% दिल्ली को पानी नहीं मिल, जो मैंने कहा ना कि कच्ची कॉलोनियों में तो पानी की पाइपलाइन ही नहीं थी जितनी कच्ची, एंड 60% दिल्ली स्टेज इन कच्ची कॉलोनी। अभी भी मैंने बताया था आपको कि 60% दिल्ली कच्ची कॉलोनी में रहती, वहाँ पानी की पाइपलाइन ही नहीं थी, वहाँ टैंकर से पानी जाता था। तो अगर 60% दिल्ली में टैंकर से पानी जाता था तो टैंकर माफिया था। आज 97% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन पड़ चुकी है, पर 3-4% पानी दिल्ली अभी भी ऐसी है जहाँ पे अभी जाना है, वहाँ आज भी टैंकर से पानी जाता है। पर टैंकर माफिया जो होता था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। एक मिनट। दूसरा, जब गर्मियाँ आती हैं, इस साल की गर्मियाँ वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी इस बार, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। दूसरा, ऐन गर्मी के वक्त हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया, तो एक आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट हो गई। और जब आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट होती है तो उसमें ये सारा माफियाई जो है वो, तो उस वक्त जब आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट हो गई, जब हरियाणा ने पानी रोक दिया, दिल्ली के पास अपना पानी तो है नहीं, हरियाणा से आता है और यूपी से आता है, तो अगर हरियाणा अपना पानी रोक देगा तो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो उस टाइम वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर एक वो हुआ था कि सारे प्राइवेट वाले आ गए, आसपास के स्टेट से भी टैंकर माफिया आ गया, और दे मेड अ किलिंग एट दैट टाइम फॉर अ फ्यू डेज। मैं जेल में था, पर वहाँ पे मैं देखता था कि उस टाइम बड़ी अफरा तफरी। पर मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं कि जो पहले 60% दिल्ली में टैंकर जाता था, वो अब 3 या 4% है, वो भी अब कर देंगे, जो बचा हुआ उसको भी कर देंगे। अब एक मिंटो ब्रिज सर, हर बार बरसात पे पानी भर जाता है, पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा। एक ये बड़ा इशू था। दूसरा पॉल्यूशन का, 2-3 साल से नहीं हो रहा। पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट आ गई, आप पहले कहते थे कि पॉल्यूशन, रोड ट्रैफिक, सड़क पे गड्ढे, ये भी एक बड़े दिल्ली के सड़क के गड्ढे तो ठीक कर दिए, लेकिन सड़कों को बरसात में सर कई जहां बहुत बड़ी गड़बड़ स्थिति आती है वो सर। ठीक कर दिए, काफ़ी ठीक कर दिए। मैं जब जेल में था तो इन्होंने रेगुलर मेंटेनेंस भी इन लोगों ने बंद करा दी थी। आने के बाद मैंने काफ़ी युद्ध स्तर के ऊपर सड़कों के गड्ढे तो काफ़ी ठीक करा दिए, कुछ बचे हैं वो भी कर देंगे। लेकिन जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन टीवी स्टूडियो के अंदर सॉल्व नहीं हो सकते। सही बात है, बिल्कुल तू मैं करके नहीं हो सकते, फिंगर पॉइंटिंग से नहीं हो सकते। जैसे जब कोरोना आया था, कोरोना में केंद्र सरकार ने लीड ली, प्रधानमंत्री जी ने लीड ली, वो हम सारे मुख्यमंत्रियों की हर 15 दिन में मीटिंग लेते थे, गाइडलाइंस जारी करते थे। कोरोना सॉल्व हुआ ना। कोरोना में अगर हम ये करते, केजरीवाल जी आप कोरोना ठीक क्यों नहीं कर रहे, तो कोरोना वॉज नॉट दिल्ली स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोरोना वॉज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। वो नेशनल लेवल पे सॉल्व हो सकती थी और नेशनल लेवल पे सॉल्व हुई कोरोना की प्रॉब्लम। पोल्यूशन जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया की, तो क्या वेस्ट इंडिया में भी, बॉम्बे में पोल्यूशन है, वो केजरीवाल ने कर दिया। यूपी में पोल्यूशन है, वो केजरीवाल ने कर दिया। बनारस में पोल्यूशन है, वो केजरीवाल ने कर दिया। मध्य प्रदेश में पराली जल रही है, वो केजरीवाल जला रहा है। राजस्थान में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, पंजाब में पराली जल रही है, यूपी में पराली जल रही है, केजरीवाल करा रहा है। तो लेट अस नॉट पॉइंट फिंगर एंड लेट अस नॉट ट्रिवियलाइज द इश्यूज। पराली एक बड़ा प्रॉब्लम बन गई है और पराली के बहुत सारे समाधान हैं। पराली से गत्ता बन सकता है, पराली से कोयला बन सकता है, पराली से गैस बन सकती है। पराली कैन एक्चुअली, जो आज लाइबिलिटी बनी हुई है, पराली कैन क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग सकती हैं। पराली कैन कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इसमें सेंटर को, सारे इस रीजन को, नॉर्दर्न और मिडल और वेस्ट इंडिया को, सबको लेके प्रधानमंत्री जी अगर सबकी मीटिंग 15-15 दिन में लेना चालू करें, इस प्रॉब्लम से निदान पाया जा सकता है। पंजाब का आपने कहा तो मैं एक डेटा दे दूं, पंजाब में 2022 में हमारी सरकार बनी थी, 2021 में देवर 70,000 फार्म फायर्स, दिस ईयर देवर 8,000 फार्म फायर्स। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट वी अलोन कैन नॉट डू इट।
ठीक है, ये है, लेकिन क्योंकि आपने इतने बोल्ड प्रिडिक्शन की तो शायद इसलिए आप पे क्वेश्चन ज्यादा करते हैं लोग। तो बोल्ड प्रिडिक्शन करना कौन सी गलत बात है यार? आप बट आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हो सर, तो ये करा ना मेरे हमने। पास फॉर्मूला 5 साल में कर दूंगा, तो करा ना 5 साल बाद लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 80,000 फार्म फायर से अगर हम 8,000 पे ले आए तो बाकी स्टेट्स भी कर सकते हैं। हरियाणा भी कर सकता है, राजस्थान भी कर सकता है, यूपी भी कर सकता है। अब दिल्ली में हवा केवल पंजाब से नहीं आ रही, यूपी से भी आ रही ठीक है, है, हरियाणा से भी आ रही ठीक है, सब जगह से आ रही है। एक और आप पर क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी जैसे स्कूल का हुआ, कॉलेज का हुआ, या आपने पराली की बात की, या बाकी जितने भी आप इश्यूज हाईलाइट करो कि हमने किया, दैट्स पार्ट ऑफ गुड पीआर ऑल्सो, क्योंकि आप पर एक आरोप लगता है बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है। जैसे पराली का आपने जिक्र किया, तो एक रिपोर्ट आई थी कि 60 लाख रुपए शायद खर्च कर दिए गए थे इसका प्रचार प्रसार करने, कैसे समस्या दूर की जाए। आपने एक बच्चों को एक करना नहीं चाहिए। हमने एक पायलट किया। पायलट कौन से गांव में किया था? हमने साउथ दिल्ली में कहीं जाके किया था एक पायलट, एक गांव में। इट वाज सक्सेसफुल। उसके बाद हमने प्रचार किया। हमने दिल्ली के सारे किसानों को कहा कि आप भी आओ और इसको यूज़ करो और पराली मत जलाओ। उसको खूब एग्रेसिव प्रचार किया। तो क्या गलत किया? ये तो होना ही चाहिए। अगर एक पायलट सक्सेसफुल होता है, उसको आप जन जन तक कैसे ले जाओगे? प्रचार से ही तो ले जाओगे। और कैसे ले जाओगे बताओ? हमारा शायद कितना है, 150-200 करोड़ का हमारा टोटल बजट है ऐड का। कोई राज्य बता दो पूरे देश में जिसका हमसे कम हो। मैंने दिल्ली का देखा था, शीला दीक्षित जी का जो था 2012-13 में। शीला दीक्षित जी हमसे 10 साल पहले थी। तो वही बता रहा हूँ। तो शीला से कंपेयर मत करो ना, मध्य प्रदेश से कंपेयर करो हमारा अभी प्रेजेंट का। दैट्स हाफ स्टेट। तो हमारे बराबर कौन सा? 3 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली की। 3 करोड़ जनसंख्या, कोई जो स्टेट ले लो जो 3 करोड़ जनसंख्या वाला, उससे कंपेयर करो। आपके आखिरी 5 साल में 1,000 करोड़ का बजट गया ना, बिल्कुल नहीं एडवर्टाइजमेंट गया। का। मैं चैलेंज करता हूँ आपको। आप Sure. पत्रकारिता छोड़ देना Sure. अगर। हाँ, आपने 1,000 करोड़ नहीं खर्च किया? बिल्कुल नहीं खर्च किया। कितने पैसे खर्च किया आपने? हमारे 500 करोड़ का तो आपका वीडियो है 150 कि 500 करोड़ हमने इस सेशन 150-200 करोड़ 22-23 में रुपया शायद आपने साल, खर्च किए थे। 150-200 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है हमारा। 22-23 में ज्यादा हुआ है सर। कोरोना में हो सकता है, कोरोना के दौरान तो फैलाना था ना कि भाई आप अपने ख्याल रखिए। कोरोना के दौरान तो केंद्र सरकार ने भी बहुत किया। आप जेल में थे। आप ऐसा क्या नहीं। शुभंकर जी आर ट्रिवियलाइजिंग? नो सर, नॉट एट ऑल। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने दिल की बात रख दे ताकि लोगों तक पहुंच जाए। मेरी दिल की बात है कि जनता को सुकून मिले। जनता को महंगाई से मैंने छुटकारा दिलाया दिल्ली के अंदर। जनता के लिए अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छे अस्पताल बनाए हैं, अच्छी सड़कें बना रहा हूँ, अच्छा बिजली का इंतजाम कर दिया, अच्छा पानी का। मैं एक्चुअली बड़ा बोरिंग आदमी हूँ। मेरे से बात करोगे ना, नहीं सुनो, मेरे से बात करोगे मेरे पास 4 ही चीज़ें कहने को। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं बस वही रटता रहता हूँ। वही करा है मैंने। महंगाई से छुटकारा दिला दिया। जेल के टाइम जो फ्री भी थे वो फ्री भी कर दिए मैंने, जनता को राहत दे दी। बस यही है मेरा। हो गया। इतनी राजनीति है मेरी। सेगमेंट में इन लोगों की बड़ी मिर्च मसाले वाली राजनीति है। उसमें आप लोगों को सबको मजा आता है, जनता को उनसे कोई लेना देना नहीं है यार। ठीक है। जेल में क्योंकि आप 5-6 महीने रहे, टाइम कैसे हो रहा? क्योंकि मैंने कहीं सुना आप गीता पढ़ रहे थे शायद। हाँ, गीता क्या पढ़ सीखा रहा आपने गीता पढ़ के? गीता अच्छी किताब है, आप भी पढ़िएगा, शांति मिलती है। कैसा टाइम था वो? क्योंकि आप तो दिन भर हजारों की भीड़ में रहने वाले व्यक्ति, आप लोगों ने कहा कि वहां पर आपको अकेला छोड़ दिया गया, बात करने को नहीं था। मनीष जी इधर थे, मनीष जी का वीडियो देख रहा था मैं कि आई विश ये दीवार ना होती तो मैं कम से कम बात कर लेता इधर। तो वो अकेलापन कैसे काट रहे थे आप लोग? गीता पढ़ के काट रहे थे, मेडिटेशन करके काट रहे थे। क्या सीखा जेल जाने से? जेल कुछ सीखने नहीं गए थे, कहते हैं लोग मजबूत इन्होंने जबरदस्ती भेजा था जेल। बट वो एक्सपीरियंस कुछ तो सिखाता है सर हर बार। नहीं, सिखाता है, स्ट्रांग करता है, आदमी को मजबूत करता है, आगे की बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। कहीं टूटे थे? क्या चीज़? जेल में कभी टूटे थे किसी मोमेंट पे? नहीं, टूटना किस लिए? वीक हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी रोए थे? नहीं। दीवालों कभी अखरती थी कि इधर सिसोदिया जी हैं? क्योंकि नहीं, हमें ये पता था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाहर आ ही जाएंगे। अगर गलत काम किया होता तो फिर बीजेपी में जाना पड़ता। पार्टी टूटने का कभी डर लगा? नहीं, पार्टी क्यों टूटेगी? पार्टी नहीं टूटेगी। हमारे पार्टी में लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए हुए, किसी को ठेका लेना है, किसी को इसलिए नहीं आए हुए। पार्टी में लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं कि देश के लिए कुछ करना है। उस डॉक्यूमेंट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब संजय सिंह जी बाहर निकलते हैं तो आतिशी जी और बाकी लोग कहते हैं कि अब थोड़ी जान में जान, अब ऐसा लगा कि थोड़ी वापस एनर्जी आ रही है। और वो बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था आम आदमी पार्टी के लिए। कौन सी पार्टी है जिसके टॉप के 5 नेता अगर जेल चले जाएं और वो सरवाइव कर जाए? तो ये ऊपर वाला ही कुछ कर रहा है। इसीलिए पूछ रहा हूँ, कभी आपको लगा पार्टी को लेकर कि यार? मुझे लग रहा था कि ऊपर वाले ने आज तक हमारा संचालन किया, आगे भी वही करेगा।
तो जो है ऊपर वाला ही करेगा। ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने यूट्यूब पे रिलीज की है, आपने अपने चैनल पे क्यों रिलीज नहीं की? आम आदमी पार्टी पे। ध्रुव राठी को अच्छा लगा, उसने कर दी। अब आप कहोगे अपने पे क्यों की, उस पे क्यों नहीं की, फिर उस पे क्यों की, इस पे क्यों नहीं की, इसका तो कोई जवाब नहीं। जिसको मन करा उसने कर दी। डॉक्यूमेंट्री क्यों देखनी चाहिए? मत देखो, आपकी मर्जी है। जिसे अच्छी लगे वो देखे, अरे जिसे नहीं क्यों लगे देखनी? आपने बनवाई है, नहीं, आप नहीं, जिसे उसे अच्छी कैंपेन लगे, कर रहे थे, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे 11 साल में जहां से आपने स्टार्ट किया था, डू यू बिलीव आपने वो अचीव कर लिया जहां से आपने स्टार्ट किया था? आदमी कभी भी रामलीला कुछ मैदान 100 से कुछ भी 100% अचीव नहीं करता जिंदगी में। यात्रा है, संघर्ष है, जिंदगी कुरुक्षेत्र है, हर मिनट का कुरुक्षेत्र है। तो चलती रहती है, सच्चाई और बुराई के बीच में जो जंग है वो हर मोमेंट चलती है। कभी मिस करते हो अन्ना अन्ना सर को या बाकी लोगों को जो आपके साथ थे, या सबको मिस करते हैं, सबसे सीखा है जिंदगी में। और जो आपको आपके दोस्त लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करने दो, वो उनकी। बॉदर नहीं करता? नहीं, मैं क्यों बॉदर करूं? जिसे जो करना है वो करे, स्वतंत्र हैं सब लोग। आपके साथ थे 15-15 साल लोग साथ थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? आपके भी बहुत सारे लोग थे, साथ थे ज़िंदगी में। लोग आते हैं, चले जाते हैं। आपको बस ये देखना है कि आप कोई गलत काम ना करो। बाकी चीज़ों का आपको, कौन साथ था, कौन छोड़ के चला गया, कोई परमानेंट थोड़ी है। हम भी कौन से परमानेंट हैं? कल आए थे, जन्म हुआ था, कल चले जाएंगे, मृत्यु होगी। कुछ लोग साथ थे, कुछ लोग छोड़ के चले, कोई परमानेंट नहीं है। देयर इज़ नथिंग परमानेंट। आपकी भी तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ के चले गए, नए लोग आए, नए लोगों से आपका संपर्क हुआ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? नथिंग, जस्ट लिव योर लाइफ दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, निस्वार्थ भाव से, एंड यू विल हैव इनफाइनाइट पीस इन योर सेल्फ। असीम शांति मिलना आपकी ज़िंदगी का मकसद है, एंड दैट इज़ सक्सेस। और जब जिंदगी में चीजें, ज़िंदगी में 24 घंटे भूचाल रहता है, हर वक्त भूचाल होता है। उस भूचाल के अंदर आकर आप अगर असीम शांति प्राप्त कर लेते हैं तो आप सफल हो गए। बहुत सारे इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े तानाशाह हुए जिनको लगा कि वो भगवान बन गए, खुदा बन गए। ज़िंदगी ने उनको सब कुछ दिया, दौलत दी, सत्ता दी, पावर दी, जनता के ऊपर कंट्रोल दिया, लेकिन शांति नहीं मिली उन लोगों को। इसमें गीता में एक प्रसंग आता है जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती है कि आप तो धर्मवान हैं, दुनिया कहती है आप धर्मवान हैं, कोई भी काम बिना धर्म के नहीं करते। और वो जो दुर्योधन है वो तो पापी है, कोई भी काम ठीक से नहीं करता, धर्म के मुताबिक नहीं करता। फिर वो वहाँ बैठा है, आप जंगल में बैठे हो, वो महलों में बैठा है, ऐसा क्यों? तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो अगर कोई जंगलों में बैठा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अशांत है, और जो महलों में बैठा है वो ज़रूरी नहीं है कि शांति है उसके मन में। सारी दौलत, सारा सत्ता, सब कुछ होने के बाद भी अगर मन अशांत है, अगर 24 घंटे आप क्रोधित रहते हो, 24 घंटे दुखी रहते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप जंगलों के अंदर भी, अगर आपके अंदर असीम शांति है, तो आपसे सफल ज़िंदगी किसी की नहीं है। ब्यूटीफुली कोटेड। बट बुरा समय है तो हैंडल कैसे करें? बुरा समय हर वक्त बुरा और अच्छा दोनों ही चलता रहता है। कैसे हैंडल करें? कोई बस शांति चाहिए अंदर, कैसे? और शांति आती है, बहुत सारे भगवान तक पहुंचने के तरीके बहुत हैं। मैं विपश्यना करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ। गीता में जितना कुछ लिखा है वो सब, मतलब जेल के अंदर मैंने देखा जो गीता में लिखा था वही विपश्यना थी। मेडिटेशन जो मैं किया करता था, 25 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। आप पहले शायद नास्तिक थे। मैं जब बचपन में था मैं आस्तिक था, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस परिवार से आता हूँ। अर्ली स्टेज में। उसके बाद मैं जब आईआईटी में गया, आईआईटी के बाद साइंस बैकग्राउंड एंड वो जो एनवायरनमेंट था, उसके बाद मैं नास्तिक हो गया। 2010 के बाद जब मैंने जिस तरह से अन्ना आंदोलन को उठते हुए देखा, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छोटा सा, हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, 1 साल में पार्टी बन गई, पार्टी सत्ता में आ गई। तब मुझे लगा कि कोई तो डिवाइन पावर है जो इसका संचालन कर रही है। अचानक 4 अप्रैल को अन्ना जी जंतर मंतर पे बैठे और पूरा देश खड़ा हो गया 24 घंटे में। कैसे हो गया? हमारे की ये तो नहीं हुआ, हमारी तो औकात ही नहीं थी कुछ। अन्ना जी उसके पहले अनशन पे कितनी बार बैठे थे महाराष्ट्र में, कई बार बैठे थे। मैं भी जंतर मंतर पे कितने वो कर चुका, कभी नहीं हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि 4 अप्रैल को हम बैठे और 5 अप्रैल को सारे देश के अंदर, गली गली के अंदर लोग मोमबत्ती लेके निकल गए। तो
कुछ तो डिवाइन पावर थी। तब मुझे लगने लगा कि तब मैं आस्तिक बनने लगा धीरे धीरे। तो जो मैं कह रहा था कि विपश्यना जो मैं कर रहा हूँ पिछले 25 साल से कर रहा टफ था, टाइम। विपश्यना और गीता एक ही है, मैं ये समझता हूँ। गीता के अंदर जितना मैंने जेल में पढ़ा, मुझे लगता था ये वही टेक्निक है जो बुद्ध ने सिखाई है, भगवान बुद्ध ने सिखाई है। तो वहाँ विपश्यना करता था, मेडिटेशन करता था, वो मेरा प्रैक्टिकल था। फिर गीता पढ़ता था, वो मेरा थ्योरेटिकल था। वन थिंग वाज लीडिंग टू द अदर। उससे इनफाइनाइट पीस मिलती है। तो आपका क्वेश्चन था बुरे वक्त को, कैसे अच्छा handle किया? अच्छा वक्त भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो शायद ज़्यादा होता होगा। वो ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अहंकार आदमी के अंदर आता है, अहंकार आदमी को ख़त्म कर देता आप में है। कभी आया? मैं ये नहीं कहूँगा, अहंकार अगर जिस दिन नहीं आएगा, जिस दिन मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा, उस दिन निर्वाण की प्राप्ति जैसे हो मैं जाएगी। आपकी टीम में बात कर रहा था किसी से, अहंकार होता है, मैं आपकी टीम मेरे में भी होगा। मैं आपकी टीम में सर बात कर रहा था किसी से, तो समवन सेड कि अरविंद जी पहले बहुत लोगों से कंसल्ट करते थे, भरोसा करते थे, फिर कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसने उन्हें थोड़ा सख्त बना दिया पार्टी के अंदर भी। अब वो उतना बहुत लोगों भरोसा नहीं करते। तो ये अहंकार था या ये ट्रस्ट ब्रेक था? मुझे नहीं लगता ऐसा भी। आज भी बहुत कंसल्ट करता हूँ, सबसे कंसल्ट करके हमारे डिसीशंस लिए जाते हैं, और उसी वही कारण है कि बहुत सारे डिसीशंस सही भी होते हैं, यूनिलैटरल नहीं होते। इतना आप कह सकते हो कि सुनते सबकी हैं, लेकिन फिर डिसीजन तो फाइनली एक ही आदमी किसी ने को लेना डिसअपॉइंट किया होता है। आपको, कभी तोड़ दिया भरोसा आपको रहा हो कि यार ये ट्रस्ट किया? उस पर सोचना नहीं है, ट्रस्ट तो तोड़ेंगे ही। कोई बट हुआ चीज़- है। बहुत सारे लोग ट्रस्ट तोड़ते हैं, लेकिन उसको बस आप आगे बढ़ते जाइए। उसको अगर आप चिपक जाओगे उससे कि ये मेरे कितना क्लोज था, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे क्यों धोखा दिया, तो आप वहीं फंस जाओगे, फिर आगे आपकी यात्रा ठीक है। इनकम्प्लीट एंड सेगमेंट में सर कुछ फैमिली के क्वेश्चन थे। सत्येंद्र जी ने आपकी डॉक्यूमेंट्री में एक स्टेटमेंट दिया कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ मुझ पे नहीं था। कपिल मिश्रा वाली बात उन्होंने कही कि कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया 2 करोड़ का, और मेरा बच्चा था, पढ़ रहा था, उसको उसके स्कूल में लोग चिढ़ा रहे थे 2 करोड़ी 2 करोड़ी। आपके भी 2 बच्चे हैं, कभी ये जो एलिगेशंस लगे ये फैमिली तक गए, बच्चों तक, या उन्होंने कभी जिक्र जाहिर किया? तौर पे सबकी एलिगेशंस से ज़्यादा जेल जाना जो है वो सबकी ज़िंदगी को उथल पुथल तो कर ही देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्पेशली मेरी वाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा वो था, ट्रॉमेटिक था। उसको पार्टी भी हैंडल करनी पड़ गई, घर भी एंकर करना पड़ा, बूढ़े माँ बाप हैं उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है, और उसके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ आ गई। बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों ने बहुत इसको हौसला रखा, और उन्होंने सबसे ज़्यादा तो माँ बाप के ऊपर, बूढ़े माँ बाप हैं 80 साल से ऊपर के, तो उनके ऊपर भी इट वाज आप वीडियो कॉल पे किससे बात करते थे जब 5 मिनट का टाइम मिलता था? 5 मिनट वीडियो कॉल नहीं होती, ऑडियो कॉल होती। ओके। तो 5 मिनट फ़ोन के ऊपर आप बात कर सकते हैं। तो फ़ोन पे वाइफ होती थी, कभी कभी बच्चे होते थे, और मम्मी होती थी। क्या बोलते थे आप उनसे, क्या बात की? संजय जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे मैंने तो कहा मुझसे बात मत कराओ, ये करेंगे तो मैं वीक हो जाऊंगा, वैसे मैं सख्त हूँ, नहीं, ये वो बात करेंगे तो मैं कमजोर हो डेली जाऊंगा। मेरी बात होती थी, यही हाल चाल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वी ट्राई टू कीप इट लाइट हार्टेड। मैम कितने सपोर्ट रही, क्योंकि उन्होंने तो गजब का काम किया। वो आपको सरप्राइज किया उन्होंने? हाँ, शी सरप्राइज्ड। क्योंकि उससे पहले उनका कोई पॉलिटिकल उन्होंने कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और और फिर सारे नेताओं से मिल ली वो, सारे अलायंस आ गए, सबको अगल बगल देखा। बिल्कुल सो क्या आपने उससे देखा? क्योंकि मैंने एक मनोज मुंतशिर का पॉडकास्ट किया था, ही सेड जब मेरा लो टाइम आया, दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि मेरी वाइफ की कितनी वैल्यू है। मैंने उसको ग्रांटेड ले रखा था, मुझे लगा असली ताकत तो यही थी मेरे पास। करेक्ट। तो उन्होंने जिस तरह से पार्टी को संभाला, कामली सबको सुना, सबसे मिलती थी, सबको हौसला दिया, मतलब वो खुद उसके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा था, उसके बावजूद वो दूसरों को संभाल रही थी। और पूरी पार्टी एक तरह से, आज अगर मैं पार्टी नहीं टूटी इसका अगर क्रेडिट दूं तो 90% क्रेडिट, शी एक्टेड लाइक अ ग्लू, गोंद की तरह उसने काम किया, जो सबको जोड़ के रखा उसने। तो क्या यूनिक क्वालिटी दिखी जो सबको जोड़ लिया उन्होंने? कामनेस एंड ह्यूमिलिटी, वो सबसे मिलती है, सब कुछ सुनती है, और सुन सुन के लिखती है। आप उसके पास जाओ, आप बहुत नाराज़ हो, लोकल लेवल पे आपकी लड़ाई हो गई, आप उससे मिलने जाओ, वो एक कागज़ पेन लेके आपका नोट करना, और फिर वो सारे नोट्स मेरे पास जेल में लेके आती थी। ये कह रहा है, ये कह रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। आप अब उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं करते फिर, अगर आपको इतना टैलेंट उनमें दिख रहा है कि 90% आपकी पार्टी को जोड़ने के विषय वी उनका आर अधिकार है? अगेंस्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं, श्योर। क्यों? अगर आएंगे तो कोई और पार्टी में आएंगे, आम आदमी पार्टी में नहीं आएंगे। ये तो ऐसा होगा कि मेरी कंपनी यहाँ जॉब नहीं करोगे, बाहर कर नहीं, लोगे। वो नहीं है, पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इस देश की एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के डायनेस्टिक खिलाफ पॉलिटिक्स आप हमारे- कैसे देखते हो, नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में?
क्योंकि इसके दो पैमाने आते हैं सर। एक आता है सिंपल सी कि चीज है, माई चिल्ड्रन हैव डेफिनेटली इनफाइनाइट एक्सेस टू मी, हाँ, द रेस्ट ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव। मेरे एमएलएज की, मेरे कैंडिडेट्स की उतनी एक्सेस नहीं है। तो मुझे मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा लगता है। तो कल को अगर मैं कह दूँ हाँ आएंगे, तो पहली टिकट तो उन्हीं को मिलेगी, बाकियों की कट जाएगी। ट्रू। वो ठीक नहीं है। यहाँ मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ये इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं ये बात कहने की। हाँ, सो आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस, इट्स ब्यूटीफुल। बट अगर उनको मन हो पॉलिटिक्स में आने का, तो आप क्यों कहोगे कि तुम भाई बीजेपी से आके लड़ो या कांग्रेस से आके लड़ो? नहीं, उन्होंने कभी इच्छा भी जाहिर नहीं की। वो दोनों अपने अपने जॉब्स में, मेरी बेटी स्टार्टअप में है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। बट हो सकता है देर सवेर मन, आप भी तो जॉब कर रहे थे, जब आपने भी आईटी की, उन्होंने भी आईटी की। व्हेन वी कम टू द ब्रिज विल क्रॉस। अभी अभी हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी पॉलिटिशियन का कोई बच्चा नहीं, एक फैमिली से दो को नहीं दी जाएगी अनलेस दे आर ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स। पहले से अगर कोई एक्टिव जैसे रहा मान लीजिए कोई आज हमारी पार्टी ज्वाइन करे तो और उसकी वाइफ ऑलरेडी चुनाव लड़ चुकी है, देन वी कांट थ्रो हर आउट, फिर उन दोनों को हम चुनाव लड़ा देते हैं। लेकिन वैसे अदरवाइज मैं, मनीष, सौरभ, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग कभी। आप जीतते हैं अगर इलेक्शन तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन अगर मान लीजिए रह गया 19-20, ऐसा क्यों सोचते हैं? पॉलिटिक्स को क्रिकेट में सर तो लास्ट अभी तो मोमेंट तक होता लंबा है, टाइम है, 8-9 तारीख को दोबारा एक पॉडकास्ट कर लेंगे। तो वापस कांग्रेस जुड़ेंगे? संदीप दीक्षित जी आपको लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो भी कि संदीप दीक्षित जीतेंगे नई दिल्ली। आपको लेकर आजकल रोज बयान देते हैं बड़े बड़े, बयान देने दो उनको। बयान से क्या होता कितने सारे किस्से कहानियां सुना रहे हैं, वो भी आजकल पॉडकास्ट से पॉडकास्ट कर रहे हैं और एक से एक कहानियां सुना रहे हैं कि आप उनका इलेक्शन है? वो कैंपेन हर जगह मैंने देखा उनके एक दो, फिर वो हर जगह बस ये कह रहे हैं कि वो अपनी माता जी की हार का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता को तो हार का बदला नहीं लेना, हराया तो जनता नहीं था, मैंने थोड़ी हराया था। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं मैं जनता से बदला लेने के लिए आया हूँ, जनता ने मेरी माँ को क्यों हराया था, तो जनता से बदला लेके देख लें वो। बट आपने उनकी मॉम को लेके काफी कुछ कहा था ना, तो उनको शायद एक मैंने डेंट रह कोई गया हो। गलत नहीं कहा था, मैंने आपने कहा था मुद्दे ही बैग है उठाए आपके थे। पास जिसमें सबूत पड़े हुए हैं, वो आया नहीं, तो अब वो सारी बातें कहते हैं कि मुझे हर्ट होता है कि मेरी मॉम पर बहुत सारी बातें कही गई, घर को लेकर, अय्याशी का तो अड्डा, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो यही कि वो एलिगेशंस लगाते हैं आप पे। अपनी माता जी की हार का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो जनता को इससे क्या लेना है? उनके पास न्यू दिल्ली असेंबली के लिए या दिल्ली के लिए क्या विजन है? एक भी इंटरव्यू में उन्होंने नहीं दिखाया, बस तू मैं गाली गलौज ये वो। कहते हैं उन्होंने पूरा, आप लोगों ने उनका मैनिफेस्टो ले लिया, कह रहे थे वो। आप कहते बीजेपी, आपने बीजेपी ने आपका लिया, कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का आपने ले लिया। उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। यू कॉन्फिडेंट आप जीतोगे इस बार 67-62? मुझे तो लगता है जो माहौल देख रहा हूँ कि अच्छे बहुमत से जीतेंगे। फिर भी कुछ आप बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन जाने आते हो। नहीं, मैं अच्छा लगता है जनता को भी, और आपके कार्यकर्ताओं में भी एक एक्स्ट्रा जोश आएगा। वैसे भी आजकल जर्नलिस्ट लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी में अलग सा करंट है। नहीं, मैं उस बोल्ड प्रिडिक्शन और उसमें नहीं जाना चाहता। मैं हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। इस बार है कभी फाइट भी है, कभी भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। चेंज हो गया आप। हाँ, तो मैं अहंकार के अंदर अब कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता। सब कुछ जो कर Change रहा हो गया है ऊपर वाला कराएगा। क्या इवॉल्व हुआ? काफी इवॉल्व हो गया आप। अच्छा, चलिए, थैंक यू। पहले आप कह देते सब कुछ। तो मुझे लगता है अच्छे बहुमत से जीतेंगे। जनता के लिए काम किया अपनी सीट आप जीतोगे पक्का, परमानेंट हो? नेचुरली। रोज 10 दावा हो रहा है, 20,000 से जीतेंगे, 10,000 से जीतेंगे। उनको कहने दीजिए, परवेश वर्मा जी उसकी क्यों चिंता करते हैं? उनको कहने दीजिए। अपनी सीट पे दे दो सर प्रेडिक्शन। नहीं, प्रिडिक्शन जीतेंगे, कितने से जीतेंगे जनता तय करेगी। अब उस सीट में बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि बहुत सारे वोट कट गए हैं। वो एक वार्ड से भी छोटी सी लड़ाई है तगड़ी इस बार, ये तो मानोगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब फिर से मैं यही कहूँगा कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और मैं यही कहूँगा कि किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी लड़ रही है, हर कैंडिडेट लड़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि अच्छा नतीजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन, आज के केजरीवाल जी को, यंग केजरीवाल को एडवाइस करना हो, क्या एडवाइस करेंगे? कोई एडवाइस नहीं, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। अरे वो वो उस तो, दौर का केजरीवाल था, ये इस दौर का केजरीवाल है। बट वो पुरानी बातें याद नहीं आती सर? क्या आप जमीन पे आप लेटे थे, पेपर बिछा के बिजली कनेक्शन काट दे रहे तो थे, आज से 10 साल बाद ये वाली बातें याद आएंगी? जिंदगी में पुरानी बातें तो याद आती हैं। और आपको चेज नहीं करते लोग? वो कसम वसम पे, बच्चों की कसम, बाकी चीजों पे लोग, किसी ने नहीं कहा। घर पे कभी बच्चों ने नहीं कहा कि आपने कसम खा ली थी? नहीं, मैंने जनता से ही पूछा था उसके बाद। जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, क्योंकि वो आप पे चिपक गया, मतलब एक कोई नहीं चिपका। देश के ये बाकी हिस्सों में आप जाओगे, ना, किसी ने नहीं पूछा, एक आदमी ने नहीं पूछा। मैं तो सारा दिन जनता में रहता मैंने हूँ, प्रशांत किशोर का, डिबेट्स के अलावा, या आपकी जो बिरादरी है, इन लोगों के अलावा, डिबेट्स के अलावा ये मुद्दा ही नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर से पॉडकास्ट किया, कोई सवाल पूछा, कहा मेरा मन कर रहा है मैं कसम खा लूं, लेकिन कसम खा लूंगा फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी है, इसलिए बच्चों को कसम नहीं खा रहा मैं। उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं।
जनता को अपनी ज़िंदगी चलानी है, जनता को अपना काम करना है, जनता के अपने दिन ब दिन के जो इश्यूज़ हैं जनता के लिए वही इश्यूज़ हैं। बेस्ट विशेस सर Thank आपको, you. एंड बेस्ट विशेस, एंड लेट्स जस्ट होप कि इस बार दिल्ली जब आए, जो भी सरकार बने वो दिल्ली वासियों के लिए काम करे एक बेहतर टाइप के साथ, चाहे आप और मोदी जी या कांग्रेस मोदी जी जो भी हो।